पंजाब में जारी बिजली संकट पर बात करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं पंजाब के फ़िरोज़पुर में। फ़िरोज़पुर की एक सब डिवीज़न है जीरा। जीरा के इलाके में जहां आप पूरे इलाके में घूमेंगे वहां पे खेत ही खेत है और ज़्यादातर यहां के लोग जो हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं। इन सब मामलों पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय बलदेव सिंह जी जीरा हैं। बलदेव सिंह जीरा भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, यानी वो किसान नेता भी हैं और ख़ुद भी फार्मर हैं। हमने इनके आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पे हमने जाके देखा खेतों में क्या स्थिति है वो भी हमने देखी, उस बारे में बताएंगे। सर, कुछ सवाल हमारे हैं इस चीज़ों को लेके कि बिजली का जो अभी का संकट है पंजाब के अंदर क्यों है, क्या कारण है जो किसान नेताओं की समझ में आ रहा है, वो क्या कारण है? देखिए, बिजली का संकट हर बार होता है। ये पैडी का सीज़न है, इस सीज़न में हर बार होता है, पर इस बार बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि रोज़ आप देखिए कोई पेपर उठा लिए, जाम लगा रहे हैं लोग, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस बार सरकार ने जो कुछ प्रबंध कर सकती थी उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो अपने राजनीतिक मसलों में उलझे रहे और जितनी बिजली हमको चाहिए थी वो एक तो ख़रीदी नहीं उन्होंने। एक कुछ हमारे जो सरकारी प्लांट है पहले बंद कर रखे हैं, जैसे बठिंडे वाला हो गया, लहरा मोहब्बत वाला हो गया, और जो प्राइवेट से बिजली ले रहे हैं वो पूरी दे नहीं रहे हैं। इसके अलावा भी जितनी हमको ज़रूरत है वो उतनी बिजली आने के लिए इनके पास व्यवस्था ही नहीं है। सो ये काफ़ी कारण है जिसके कारण पंजाब का ये संकट है बहुत गहरा है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि मैंने टीवी में सुना कि जो अधिकारी है, मेन अधिकारी है पावरकॉम का, वो बोल रहा है भगवान बड़ा करेगा। अब जो बिजली है भगवान के भरोसे है, वो ऐसे बोल रहा है। सो ये बहुत बुरी बात है और संकट बढ़ेगा अभी। यदि बारिश नहीं आएगी, 2-4 रोज़ में बारिश नहीं आएगी, संकट और बढ़ेगा। आपने देखा होगा पूरा इलाका घूमकर कई किसानों ने तो अपने जोने की फसल को बाना शुरू कर दिया है। अभी वो उसको लग रहा है कि हम इसको नहीं चला पाएंगे। और जितना महंगा तेल हो गया और 100 रुपये लीटर डीजल पास पहुंच गया है, और ना हम जनरेटर चलाकर अपनी फसल पाल सकते हैं। सो ये संकट अभी और गहराएगा। अच्छा, ये हमें बताइए कितना पानी हमेशा चाहिए होता है कि अगर आपने आज फसल लगा दी, कितना पानी कितने दिन के लिए खड़ा रखना पड़ता है धान की फसल में ताकि वो चलती रहे और उसमें कोई दिक्कत ना आए? देखिए, ये सरकार का जो सिस्टम है 8 घंटे वाला, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि ये 8 घंटे के कारण किसान क्या सोचता है कि उसको मालूम नहीं है कि आगे लाइट आएगी कि नहीं आएगी, ऐसी बेविश्वासी है। तो जहां उसने 2 इंच ज़मीन में पानी खड़ा करना होता है वो 6 इंच खड़ा करता है, ना जाने लाइट आए कि ना आए। सो उससे क्या होता है, एक तो पानी बहुत ख़राब चला जाता है, फसल को भी खराबी होती है। यही अगर सरकार 24 घंटे बिजली कर दे, किसान को मालूम हो जब मैं बटन दबाऊंगा तो लाइट चल पड़ेगी, उससे 2 चीज़ों की बचत होगी। एक तो बिजली की बचत होगी, किसान उतना ही पानी खेत में डालेगा जितनी उसको ज़रूरत है, उतनी ही बिजली बरतेगा वो। इससे बिजली और पानी दोनों की कम से कम 50-50% जोड़ा वा वो बचत हो जाएगी। 8 घंटे वाला जो फार्मूला है, इसके कारण पानी और बिजली दोनों का बड़ा नुकसान होता है। मान लीजिए मेरा एक 8 घंटे लाइट आनी है और मेरे खेत में 2 इंची पानी है, मैंने अभी सोचना है कि इसमें और ज़्यादा डाल दूं ताकि ये अगली बार जब लाइट आएगी वहाँ तक रुका रहे पानी। क्योंकि धान की फसल ऐसी है, इसमें पानी थोड़ा होना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए, जिसके कारण वो डबल से डबल पानी लगाते जाते हैं और सभी तरफ से नुकसान हो रहा है। बिजली की तरफ से भी सरकार को एक बार 1 महीने के लिए ये अपना के देखे, 24 घंटा करके देखे। देखिए, आप जब मींह पड़ जाता है, बारिश हो जाती है, बारिश के वक्त सारे खेत फुल हो जाते हैं तो ये लाइट भी 24 घंटा छोड़ देते हैं। तो किसान जब पानी फुल है तो लाइट नहीं चलाते, मोटर नहीं चलाते, क्योंकि खेतों में पानी फुल होता है। ऐसे ही जब भी 24 घंटे में लाइट आएगी, पानी फुल होगा, तो किसान कहाँ से चलाएगा? हर एक 6 एकड़ के पीछे एक ट्यूबवेल है पंजाब में, हर एक 6 एकड़ के पीछे एक ट्यूबवेल है। और जो 24 घंटा लाइट आएगी तो वो 6 एकड़ में कितनी देर चला लेगा? 24 घंटा लगातार मोटर चल जाएगी तो उसके बाद 36 घंटा मोटर चलाने की लोड नहीं पड़ेगी। उसके बाद 3 घंटा 4 घंटा, मेरा एक ट्यूबवेल है जो 24 घंटे चलता है, मैं उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है जब भी बटन दबाएंगे चल पड़ेगा वो। सो इसलिए सरकार को एक बार फार्मूला अपनाना चाहिए, 24 घंटे लाइट भी छोड़नी चाहिए। पंजाब का बड़े पद्धर पे
पानी का भी फ़ायदा होगा और बिजली का भी। ठीक है। अच्छा, एक बताइए मुझे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसा होता है कि जो बिजली महकमा भी कहता है इस बात को कि हम 8-8 घंटे का फार्मूला इसलिए बनाते हैं कि जो बिजली आ रही है वो 8 घंटे एक फीडर के ऊपर पूरी चली जाए। तो क्या लगता है आपको जो बिजली की व्यवस्था है, जैसे खंभों की व्यवस्था है, यानी जो हम बोलते हैं ना आखिरी घर तक या आखिरी खेत तक जो बिजली का खंभा पहुँचना है, सप्लाई पहुँचनी है, क्या आपको लगता है वहाँ पर भी कोई दिक्कत है उस लेवल पर? अगर वो चीज़ ठीक रहे तो बिजली की भी थोड़ी बचत होगी और किसान को भी दिक्कत कम होगी। देखिए, इस समय बिजली का जो ये पूरा सिस्टम चल रहा है भगवान के भरोसे चल रहा है। कोई बिजली यदि ये सोचे कि पंजाब सरकार और बिजली के अधिकारी इसको चला रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप मेरे को इधर को देखिए, एक भी खंभा सीधा खड़ा दिखा दीजिए। कोई भी फेस उठ गया, ट्रांसफार्मर में कोई गड़बड़ आ गई, गांव वाले खुद जाते हैं, रिस्क लेते हैं, कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, वो खुद ठीक करते हैं उसको। एक फीडर पे जहां 15-20 लोग काम किया करते थे, अब 4 फीडर पे एक आदमी है। वो क्या करेगा? इससे लाइन गिरती है, तारें जो नवे लड़के प्राइवेट रखे हैं उनको काम नहीं करना आता, क्योंकि उन्होंने कोई सिखलाई तो ली नहीं, वो कम तनख्वाह है, बेरोजगारी है, वो पकड़ कर रख लिए। वो कोई खंभा टेढ़ा है, कोई तार गिरी हुई है, इससे भी बहुत सारा नुकसान होता है। जो घर घर बिजली वाली बात है ना, वो घर घर पंजाब में बिजली तो हर घर में जा रही होगी, पर वो जा कितनी रही है, कितने वोल्टेज कितने कम जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। आप पूरे पंजाब में चक्कर लगा के देख लिए, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इलाका होगा जहां तारें और बिजली के खंभे बिल्कुल सही हों, क्योंकि प्राइवेट लड़कों को काम नहीं करना तो उनके बस की बात नहीं है। सो एक तो घर घर बिजली पहुँचाने वाली और बिजली की बचत करने वाली बात है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि एक पूरे माहिर आदमी हों, भर्ती किए जाएं। जो नौकरियां खाली पड़ी हैं, असामियाँ खाली पड़ी हैं, वो सभी मुलाजिम रखे जाएं। जो प्राइवेट की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार लगातार प्राइवेट की तरफ बढ़ रही है, उसको ख़त्म किया जाए। सरकारी तौर पर एक तो लड़कों को नौकरी मिलेगी, और एक जो माहिर आदमी काम करता है और एक अनजान आदमी काम करता है, उसमें बहुत सारा फ़र्क होता है। सो माहिर आदमी हो तो हम बिजली की और बचत भी कर सकते हैं। ठीक। अरे, मुझे एक चीज़ का और आपसे जानना था कि जैसे पानी यहाँ पे नहर का पानी चल रहा है हमारे, हम जहाँ पे खड़े हैं ये एक छोटी सी नहर की एक एक्सटेंशन है जो खेतों तक जा रही है। तो अगर नहर का पानी आपके इलाके में लोगों को मिलना शुरू हो जाए तो इससे कितनी आपकी बिजली के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी? देखिए, हमने जब बीकेयू क्रांतिकारी का गठन किया था तो हमने ये अपने मांग पत्र में ये डाली थी बात कि कम से कम जो 7 एकड़ वाला, 8 एकड़ वाला किसान है, जहाँ उससे नीचे वाला है, उसके जितनी भी सिंचाई होनी चाहिए हमारी नहर के पानी से होनी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि किसान के कर्जाई हो रहा है, जहाँ उसकी ज़मीन जा रही है, उसमें बीच में सबसे बड़ा कारण एक यही है कि पहले हमने 100 फुट वाले बोर किए, वो बंद हो गए, फिर 150 वाले किए, फिर 200 वाले किए, अब 400 वाले भी ख़त्म हो रहे हैं। अब 700 फुट वाले बोर कर रहे हैं हम पानी निकालने के लिए, और वो खर्चा जो 2 साल बाद 3 साल बाद हमको करना पड़ रहा है, वो भी एक किसान पर बहुत भारी बोझ है। चाहिए तो ये कि जितना पानी पंजाब का है, हम राजस्थान को पानी दे रहे हैं और बिन फ्री पानी दे रहे हैं, वही सिंचाई के लिए हमारे बरता जाए यहाँ पानी, तो एक तो हमारे जो ज़मीन का लेवल है वो भी ऊपर आए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, जैसे बहुत सारी बारिश होती है, हमारा बहुत अच्छा पानी जो है वो बह जाता है, पाकिस्तान की तरफ बह जाता है। वो भी हम कोई ऐसे प्रोजेक्टर लगाने चाहिए, गाँव में लगाने चाहिए, शहरों में, वो रिचार्ज करके पानी ज़मीन में डाला जाए ताकि वो नीचे से ऊपर पानी आए, तो हम लंबा समय तक पानी को यूज़ कर सकें। सो काम तो बहुत सारे करने वाले हैं, पर इस बार ये आप देखिए नहर कितनी कम चल रही है, आगे से आधा पानी आ रहा है। ये कितनी हुआ करती थी वैसे इसके? ये देखिए जो आप वो हरा निशान देख रहे हैं, वहाँ से भी ऊपर हुआ करती थी नहर, ये अब इससे आधा पानी आ रहा है। तो लोग तो ये बोलते हैं कि जो किसी भी इलाके का कोई नेता है उसकी ज़मीन साथ लगती है, वो अपनी पावर वर्त कर पानी उधर लेके जा रहा है, लोग तो ये भी बोलते हैं, हो भी रहा है, पंजाब में होता भी ऐसा है। सो ये आम लोगों की ये नहर के पानी से नहीं ज़मीन पाल रही, वो बोर से ही, ट्यूबवेल से पाल रहा है। ये बहुत कम पानी है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। ये आप देखिए, किसान से किसी से बात करिए, किसी एकड़ का 8 मिनट बारी है, किसी का 10 मिनट बारी है, और 8-10 मिनट में कैसे 1 एकड़ भर जाएगा? ये नाम की नहरें हैं, ये बस इतना हो जाता है कि जब जोना लग गया, वो ट्यूबवेल का पानी बीच में रुका हुआ है, थोड़ा सा ये चला गया, वो पंजाब में लोगों की समझ बनी हुई है कि ये इससे पैदावार ज़्यादा होती है। अच्छा। इसी चाह में लगाते हैं, ये ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा काम का आपके लिए है नहीं। अच्छा, मेरे आखिरी 2 सवाल है आपसे। एक सवाल ये कि पंजाब में बहुत किसान ऐसे हैं, मेरा ख्याल जितनी मेरी जानकारी है 5 एकड़ से कम जिनके पास ज़मीन है, 86 से 90% तक वैसे किसान है।
इन किसानों को क्या आप देखते हैं कि अगर उनको बिजली समय पे नहीं मिली, 8 घंटे उनके पास बिजली नहीं आई, तो उनको कितने तरीके के नुकसान हो सकते हैं? जैसे हमें कुछ ने बताया कि भाई एक तो उनको ट्यूबवेल के लिए ट्यूबवेल नहीं चलेगा तो उसको जनरेटर लगाना पड़ेगा, वो खर्चा होगा। दूसरा खर्चा उसका होगा कि अगर पानी पूरा नहीं रहता हो सकता है उसमें खरपतवार आ जाए, हाँ नदीन हो जाए। तो ये सब कितने आपको लगता है, अगर आंकड़ा आपको हमें देना हो, 5 एकड़ वाले किसान को कितना नुकसान होता है अगर बिजली उसको ना मिले तो? देखिए, जितनी बढ़िया जो मोटर है, जितना डूंगा पानी चला गया, हम एक दिन जनरेटर लगाया था मेरे एक साथी ने, तो 5,000 का डीजल एक दिन में पी गया वो। उसने किले 2 एकड़ पानी डाला, वो भी जोना लगा हुआ था, तो एक दिन में 5,000 रुपये का वो डीजल पी जाता है। कितने एक 2 एकड़ के लिए, 2 एकड़ के लिए, वो भी एक दिन भरने के लिए, तो 25 रुपया तो एकड़ का वो चला गया। उसके बाद यदि इसमें नदीन पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जब पानी खड़ा नहीं रहेगा तो नदीन पैदा होंगे, वो निकालने के लिए 2-250 रुपया आधी दिहाड़ी है। एक आदमी लगा रहे तो कम से कम 10 दिन में 1 एकड़ से नदीन जब वो उग जाते हैं तो 10 आदमी मिल के 1 किला 1 एकड़ से नदीन निकालेंगे। वो 3 से 4 हज़ार का खर्चा वो लगा लीजिए हर एकड़ का। उसके बाद ये जब पानी नहीं होगा तो फसल चलेगी नहीं, उस पर खाद स्प्रे और डालना पड़ेगा और इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। सो कम से कम 1 एकड़ में ज़्यादा नहीं तो 5-6 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा यदि बारिश नहीं हुई और 8 घंटे लाइट नहीं आई तो। एक किसान का 1 एकड़ पे ज़्यादा लगेगा। और यदि कोई ऐसा कई बार ऐसा होता है कि इस बार पानी पूरा नहीं आ रहा है, अभी किसान जोने की खेत को बहा देते हैं, वो सोचते हैं कि चल कोई नहीं बारिश होगा तो बासमती लगा लेंगे। अब 4,000 रुपया देकर ये जोना लगाया है, अभी 4,000 देकर लगाया, इस पर दवाई भी डाली होगी, ऐसे खेत में एक बार यूरिया भी डाली होगी, ये सब वेस्ट गया। अब दोबारा फिर पहली बानी पड़ेगी, 2,000 का तेल बालेंगे, फिर उसके बाद 4,000 रुपया देकर फिर बासमती लगवाएंगे। वो तो 10,000 रुपया तो फसल शुरू करने में 1 एकड़ पे 10,000 रुपया तो चला गया ना हमारा। अभी फसल शुरू हुआ है, 10,000 तो हमारा चला गया ऊपर खर्चा, तो किसान कहाँ से कमाई करेगा, कहाँ से बचेगा किसान? किसान के पास कोई रास्ता नहीं है। डीजल का तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी महंगाई में डीजल तो अभी लोगों ने घर में जैसे पहले खेती किया करते थे, 2-3 हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि पहले को जितना बाओगे उतना ज़्यादा निकलेगा। अब वो सोचते हैं कि एक बार बादो बहुत है, इतना महंगाई डीजल की हो गई है। सो ये जब तक 8 घंटे लाइट नहीं आएगी, जहाँ फिर जो वो मंत्री लोग बोलते हैं भगवान आसे फिर इंद्र देवता प्रकट हो जाए तो वो बारिश बुरिश कर दे तो किसान की बचत हो सकती है। नहीं तो 8 घंटे तो कम से कम लाइट 8 घंटे होनी चाहिए। हम तो मांग करते 12 घंटे मिलनी चाहिए, पर कम से कम 8 घंटे तो दो, भी निर्विघ्न दो। जो कब बोलते हैं, आपने बताया था कि जैसे कट लग गया, पहले क्या था, किसी कारण 2 घंटे का 3 घंटे का कट लग जाता था, वो उसके बाद अगली बारी में वो 2-3 घंटे मिल जाया करते थे, पर अब ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। दूसरी बात, ये 2 दिन से लाइट आ रही है अभी 8 घंटे। अब ये क्यों आ रही है, पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि जो किसानों ने ऐलान किया हुआ है घराव का, अब वो उससे बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए सरकार छोड़ रही है। अब 2 दिन से हर महीने सभी जगह मैं भी घुमा हूँ, अभी 2 दिन से 8 घंटा लाइट छोड़ रखी है इन्होंने। पहले लोगों ने कितना रौला शोर मचाया, कितना कुछ किया, पहले लाइट नहीं छोड़ी, अब कहाँ से लाइट आ गई? अब शहर में भी कट कम लग रहे हैं, पहले शहर में भी बहुत कट लग रहे थे। एक दिन 2-3 दिन तो 8-8 घंटा 24 घंटे को कट लगा, और जो खेत वाला है वो 8 घंटे से 4 घंटा आया। अब 8 घंटा लाइट आ रही है और कट ख़त्म हो गए। सो ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी जान बचाने वाला और एक टेम्परेरी उपाय कर रही है सरकार, पक्का उपाय नहीं है। और जो पट्टे पे खेती करता है, जो 45-50 हज़ार रुपये ठेके पे ज़मीन लेता है, उसको जब ये सब करना पड़ जाए और बिजली नहीं आती तो उनका नुकसान है। देखिए, बहुत ज़्यादा नुकसान है। पंजाब की किसानी का फेल होने का कारण यही है कि यहाँ 70-70 हज़ार तक पट्टे पे ज़मीन चलती है, ठेके पे 70-70 हज़ार रुपया, और दोनों फसल रला के भी हम 90 हज़ार रुपया के सोचते हैं कि 50 हज़ार का जोना और 40 हज़ार की कनक। 70 हज़ार तो दे दिया उसने वो ठेके वाले को, उसके बाद दोनों फसलों पे खर्च बचता क्या? तो किसान की मजबूरी है। ये बात नहीं है किसान को मालूम नहीं है कि हमको कुछ नहीं बचता, किसान को मालूम है कि मेरे को कुछ भी नहीं बचेगा, मेरे को तूड़ी भी नहीं बचेगी, पर मजबूरी क्या है? जितनी बड़ा कर्ज हो गया, जितनी बड़ी बड़ी लिमिटें होगी, अभी वो बड़ी खेती नहीं करेगा। मान लो मेरी 10 लाख की लिमिट है,
मैं 10 लाख की लिमिट कहाँ से दूंगा? मैं धान लेके जाऊंगा, कणक लेके जाऊंगा आड़त पे, वो मेरी फसल देखेंगे कितनी आई, तभी मेरे को पैसे देंगे ना। मैं वहाँ से पकड़ूंगा भी, आड़ती को बोलूँगा बाबू मेरे को 1 दिन के लिए पैसे दे दे, मैं वहाँ ब्याज भर के वो घुमा दूंगा। यदि मेरी 1 किले की फसल जाएगी, 2 किले की जाएगी, तो आड़तिया मेरे को 10 लाख रुपया भी नहीं देगा लिमिट घुमाने के लिए भी। सो वो मजबूरी की खेती है, वो जानते हुए भी हमारे पंजाब में तो एक और अब कहावत ही बन गई है कि अपने पास से पैसे देकर खुद नौकर लगे हुए हैं, अपने पास से पैसे देकर नौकर लगे हुए हैं, और कुछ नहीं है। ये सरकार ने जितना बुरी तरह से किसान को जकड़ लिया है, कर्जों के जाल में बैंकों ने जकड़ लिया है, अब उसके पास निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने देखा है कई किसानों के 2-2, 3-3 एकड़ वाले किसान हैं, उनके सिर पे इतना कर्ज है, जहाँ लिमिट है, आड़तीए का कर्ज है, आज वो पूरी ज़मीन दे के भी उसका निकलेगा। क्योंकि जब ज़मीनों के रेट ऊपर गए, उछाल आया मार्केट में, तो बैंकों ने, प्राइवेट बैंकों ने 1 एकड़ पर 10-10 लाख की लिमिट कर दी, 15-15 लाख की लिमिट भी 1 एकड़ पर हुई है। अब ब्याज पै के अब कीमत उसकी 15 लाख है, जिसकी 50 लाख का किला था, 1 एकड़ जो 50 लाख का बिकता था, अब वो 15 लाख का है। अब वो सारी ज़मीन जाएगी उसकी बैंकों के पास, तो कर्जा उतरेगा, नहीं तो कर्जा नहीं उतरेगा। सो किसान फंस चुका है बुरी तरह। अब एक ही हाल है, जहाँ तो किसान वो छीन के खाने वाली पोजीशन पे आएगा, डांग उठाएगा, जहाँ खुदकुशी करेगा। सो इसलिए सरकार को चाहिए, हमने सरकार को बोला था कि पंजाब का कसूर क्या है, हमने सबसे ज़्यादा अन्न उगाया। सो जितना भी किसानों के पास सिर पे कर्ज है, ये सरकार की सोची समझी साजिश के तहत हम शिकार हुए हैं, कॉर्पोरेट घरानों की साजिश के शिकार हुए हैं। और सरकार को हम ये नहीं कहते हमारा कर्ज माफ़ करो, हम बोलते हैं कि तुम्हारी गलती के कारण, तुम्हारी गलत नीतियों के कारण हम कर्जाई हुए हैं, इस पर लीक मारो, अपनी नीति सुधार लो। अच्छा, लास्ट मेरा आपसे एक सवाल था। आज हम एक परिवार से मिले, एक दलित परिवार था जो यहाँ पे जो ये चला हुआ है, जो भी ये हम धान उगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, उसकी रुपाई का काम कर रहा था। उनका कहना था कि भाई अगर बीच में ट्यूबवेल नहीं चलता है, पानी नहीं इकट्ठा होता है, तो हमारी उसमें से दिहाड़ी बर्बाद चली जाती है। और वो लैंडलेस लेबर है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और वो काम कर रहे हैं। तो जब आप किसान मोर्चे की बात करते हैं और ये सब चीज़ें सारी स्ट्रगल लड़ते हैं, तो उनको कहाँ पे देखते हैं साथ में? देखिए, उसके जो मजदूर के साथ रिश्ता है, सबसे जो किसान का कोई करीबी है तो मजदूर है। यदि किसान की ज़मीन जाएगी तो मजदूर की मजदूरी जाएगी। अकेला ये बात नहीं है कि वो हमारे काम करते हैं और हम उसको पैसे देते हैं। हमारी बात रिश्ता सिर्फ उनके साथ इतना नहीं है, हमारे खेतों में से उनको भैंसों के लिए चारा लेके जाते हैं, हमारे खेतों में से बल्लियाँ चुगते हैं, दाने उठाते हैं, खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। बहुत सारे जुड़े हुए हैं हम खेती के साथ, चाहे उस मालकी में उनके नहीं है, पर उनके भी कहीं ना कहीं हक है इन खेतों पे। यही हमारी खेत में हैं तो वो आ जा सकते हैं, यही किसी कंपनी के हो तो गेट के अंदर घुसने नहीं देंगे उनको, वो भी जानते हैं। हमारे वो साग हो गया, सब्जी होगी, हमारे खेतों से ले जाते हैं वो भी। सो वो उनका जो रिश्ता है वो बहुत करीबी है। जितना नुकसान फसल अब हमारी ज़मीन जहाँ से किसान का होगा उतना ही उसका होगा। जैसे आपने बोला, लाइट ना आने से नुकसान अकेला किसान का तो होता ही होता है, उसकी भी दिहाड़ी मर जाती है। यदि लाइट आएगी, कद्दू होगा, तब भी जोना लगाएंगे ना वो, नहीं तो जोना कहाँ से लगाएंगे। सो उनके भी पेट पे लात पड़ती है। इसलिए ये अकेला एक वर्ग पर मार नहीं है, ये किसान और मजदूर दोनों पर मार है। और लाइट आ जाए तो काफ़ी हद तक ये थोड़ी मार कम हो जाएगी। हाँ, हमको पानी मिल जाएगा, हमारा दान लग जाता है, उनकी दिहाड़ी बन जाती है, वो भी रोटी खा लेते हैं, हमको भी नींद अच्छी आ जाती है। अभी आज 1 किला कद्दू कर लिया और दान लग गया। अच्छा, तो ये हमारे साथ बलदेव सिंह जीरा, इन्होंने बताया कि जो क्राइसिस हैं, क्राइसिस कहाँ से शुरू होते हैं? पानी के क्राइसिस होते हैं। पानी अगर समय से मिले तो खेत तैयार जल्दी होगा, खेत बीजा जाएगा, फसल बड़ी होगी, किसान को कुछ राहत मिलेगी। अगर वो समय से नहीं होता है, पानी उसमें खड़ा नहीं रहता है, और अगर समय से खेत भरेगा नहीं, ट्यूबवेल चलेगा नहीं, बिजली नहीं होगी, तो उसके अंदर खरपतवार भी होंगे, फसल भी बर्बाद होगी, दोबारा से पूरी फसल बीजनी पड़ेगी। और जिनकी दिहाड़ी निर्भर होती है इस बात पर, उस जो लैंडलेस लेबर है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं किसी के खेत पर, उनकी दिहाड़ी भी इसमें ख़राब होती है अगर बिजली ना आए और पानी उसमें ना भरे। हम फिरोज़पुर में हैं। फिरोज़पुर से और इसके अलावा पंजाब के अलग अलग हिस्सों से अगले कुछ दिन तक हम आपको रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। पंजाब का ये बिजली का संकट बड़ा है, किसान पर, मजदूर पर इसका कैसे असर पड़ रहा है, ये जानकारी हम देते रहेंगे। मेरे साथी रूहानी के साथ मैं रजत, फिरोज़पुर जीरा से।